Guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki again with you with a new start. You know क्या कर सकते हो अभी समझ रहे हो? हाँ वो मतलब धुआं हो रहा है. इट्स ओके. धुआं होना चाहिए, जलनी चाहिए. इट्स ओके. समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं. इसको पढ़ने में भी मज़ा आती है और पढ़ाने में भी मज़ा आती है क्योंकि ऐसे चैप्टर्स है जिसमें हमको भी ऐसे डर लगता है, धक धक सा होता है. इतने सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं ना और हर एक चीज़ को पिन पॉइंट प्रिसीजन से जाते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये जो चैप्टर था ना, मतलब हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इसको तगड़ा करते थे. ठीक है ना, क्या ही स्टूडेंट थे, वो गोगी आता था, वो भी इसको अच्छे से करता था. ठीक है ना, अच्छे अच्छे बच्चे आते थे लास्ट ईयर. ऐसे लास्ट ईयर तो मतलब ऐसे बैच, मतलब ऐसे बहुत बड़ा बैच था, मज़ा आता था पढ़ाने में. ठीक है ना. हाँ जी, अभी अच्छा करती थी, कोई ठीक नहीं, कोई टेंशन नहीं है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यार ये है क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जैसे कि मैं ऐसे सीधा बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या ना जाऊं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? ठीक है ना, तो ये सीधी बात हो गई. अब ये हो गया, अगर कोई मुझे चैलेंज दे रहा है. क्या दे रहा है? चैलेंज दे रहा है. अब उसके चैलेंज देने के बाद मेरे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना. तो जो चैलेंज है वो कंडीशन हो गया. ऐसे बातें करते हैं ये लोग कि दादा को ऐसे खुला चैलेंज फेंको क्रिकेट खेलने के लिए तो दादा आ जाएंगे. आप समझ रहे हो कि हम आपको हरा देंगे. तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पहले वाली बात थी कि मेरा क्रिकेट खेलने जाना कि नहीं जाना, दैट इज वन थिंग. दूसरी बात क्या हो गई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना. तो वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी हम बातें करेंगे, उसके फॉर्मूलाज की बातें करेंगे. लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम अभी तक जितने फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं ना, वो फॉर्मूलाज आपके लिए काम में है. आपके जिग में रखे रखो, चीट नहीं. जेब दिमाग हर जगह पे साथ में रखो. नई नई चीज़ें आएगी और थोड़े ऊपर नीचे होंगे सम, बट हम इतना ऊपर नीचे होने नहीं देंगे. एंड एक नई बात से बात शुरू करते हैं. ग्रेट थिंग्स हैपन टू ग्रेट पीपल. अगर आप खुद ग्रेट हो, महान हो, अपने आप को महान समझते हो आप, तो आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होगी. इसका मतलब होता है, ये वैसे लिखा था सिग्मा सर ने, है ना, ग्रेट थिंग्स हैपन टू ग्रेट पीपल. इसको सिग्मा सर ने लिखा था, मैं खुद. उसका एक्चुअली मतलब होता है, अगर जो भी इंसान सुबह से शाम तक अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है. ठीक है ना, ट्राई करो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Suppose sample space U is a finite sample space and A and B are any two events in it. एक तो पहले तो उस finite sample space है और A और B उसके events है. The probability of occurrence of event B, अगर event B को होना है under the condition that A occurs, जब भी ऐसा है ना तो उसको मैं बोलूंगा आपको probability of event B होना है under the condition. तो A को अंडर ही रखो ना. अंडर द कंडीशन ए है, जो भी रखना है ना. बोला क्या गया है? इवेंट बी हो रही है, मतलब कि दादा सिग्मा सर क्रिकेट खेलने जा रहा है अंडर द कंडीशन के उनको चैलेंज दी जाए. ठीक है ना, तो चैलेंज देने की भी प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक है ना, तो वो जो थी कंडीशन थी तो वो नीचे है. अगर अंडर द कंडीशन है तो कंडीशन को अंडर में ही रखो, नीचे ही रखो. ठीक है ना. ऊपर क्या रखेंगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये है आपका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है ना. एक शर्त है यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर वो जीरो होगी, आपको पता है ना, किसी भी डिजिट को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर इज बिग जीरो. ठीक है ना. इसी को हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, शर्तों वाली प्रोबेबिलिटी. हम नीचे एग्जांपल करेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा. इफ द अकरेंस ऑफ इवेंट बी अंडर द कंडीशन दैट इवेंट ए अकर्स इज डिनोटेड बाय बी स्लैश ए, देन द प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए ऑफ द कंडीशनल इवेंट इज कॉल्ड बी स्लैश ए इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, जो हमने ऑलरेडी बता दिया. सिमिलरली अगर आप इसको उल्टा बोलो, वाइस वर्सा बोलो, इफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट इवेंट बी अकर्स इज डिनोटेड बाय ए स्लैश बी, उसका मतलब क्या? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए चाहिए अंडर द कंडीशन ऑफ बी. तो अंडर द कंडीशन ऑफ बी है तो उसको कहां पे रखना है? अंडर में ही रखना है, नीचे में ही रखना है. ऊपर क्या आएगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे साइड पे क्या लिखूं बोलो, प्रोबेबिलिटी बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि वो 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। हम देखो ये कंडीशनल है, उसका एक यहां पे आपको एग्जांपल जैसा कुछ दिया गया है, देखते हैं धीरे धीरे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा बच्चों को हल्का सा टफ पड़ता है, ठीक है ना, चीज़ों को सिंपल लेने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, आपसे भी हो जाएगा, मेरे से हो गया तो फिर आपसे हो ही जाएगा, आप भी मेरे से भी स्मार्ट हो आप लोग, तो पता है ना। मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी पे जैसे टैग करते हैं ना, कुछ रिप्लाई करना होता है, क्या होता है रिप्लाई बैक, क्या होता है मेंशन बैक करना नहीं आता है, तो आपको तो ये सब आता है, समझ रहे हो, सही में नहीं आता है, कलर नहीं कर रहा हूं अभी, नहीं आता उसमें क्या कलर करने का। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सर्टेन टाइप ऑफ आइटम इन इट्स 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज, उनका फैक्ट्रीज एक है A1, उनका फैक्ट्री है A2, ये फैक्ट्री के नाम है, क्या बात है, ठीक है ना। ये जबरा आइडिया देते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, जब भी हम ट्यूशन निकालेंगे नए नए तो ऐसे करेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, आगे बढ़ते रहेंगे, इन्फिनिटी तक हमारे कोचिंग क्लासेस चलेंगे। वन आइटम इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टोर सेलिंग द आइटम प्रोड्यूस बाय दिस कंपनी। अभी एक स्टोर है ना जो इसके A1 और A2, इसकी जो 2 फैक्ट्रीज है A1 एंड A2, वहां पे प्रोड्यूस की गई आइटम्स को ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो लोग इसको बेच रहे हैं ठीक है, एक स्टोर है जो A1 फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ और A2 फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ, दोनों बेच रहे हैं। लेट अस डिनोट द इवेंट दैट द सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव। अब ये जो आइटम है वो डिफेक्टिव है, अब डिफेक्टिव आइटम को इन लोगों ने डी से डिनोट कर दिया, ठीक है ना, डिफेक्टिव का डी। इफ द सिलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस ऑफ फैक्ट्री 1, सॉरी इधर पे हूं, देन द इवेंट दैट इज डिफेक्टिव इज डिनोटेड बाय D/A1, क्योंकि वो कहां पे, अगर A1 में वो प्रोड्यूस हुई है डिफेक्टिव आइटम तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव/A1, 1 लिखा है वो। और इफ द सिलेक्टेड आइटम इज प्रोड्यूस एट फैक्ट्री A2 देन द इवेंट दैट इज डिफेक्टिव, उसको हम बोलेंगे D/A2, ठीक है, बढ़िया है। थस probability of occurrence of D under the condition that A1 has occurred, डिफेक्टिव आइटम कब, जब वो A1 फैक्ट्री में हो, डिफेक्टिव आइटम कब, जब वो A2 फैक्ट्री में। probability of occurrence of D under the condition that event A2 has occurred, जब वो कहां पे प्रोड्यूस हुई हो, A2 में। अ काइंड ऑफ थोड़ा सा हल्का सा आपको नॉलेज दिया, अगर यहां पे मतलब आपको 30% भी पता नहीं चला है तो भी टेंशन मत लो, आगे आगे क्या होता है उसके ऊपर फोकस करो। वो जो रीड करने की मेरी कंपल्सन था उसके लिए मैंने उसको रीड कर दिया, इतना डिटेलिंग हम नहीं गए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये पेज आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फॉर्मूलाज तो हमें पता चल गया है ना, ठीक है, कि B/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कोई डाउट नहीं है। अब देखो व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, उन लोगों को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब बोलेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या गलती से वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B आ जाएगा, अगर गलती से आ जाएंगे तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, हम नीचे प्रूव करके देख लेंगे, टेंशन मत लो, क्या करके देख लेंगे, प्रूव करके। एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B डैश भी आ जाए ना तो भी वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या, दोनों इवेंट को एक दूसरे से दूर दूर तक कुछ लेन देन नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे यहां पे खांसी आने से, अमेरिका के प्रेसिडेंट को खांसी आने की प्रोबेबिलिटी, अब मेरे को उससे क्या लेन देन, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। कोई डाउट है कि सिग्मा सर खांसी खा रहे हैं
और अमेरिका में बैठे बैठे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खांसी खा रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे है दोनों? ये मतलब बहुत दूर दूर का एग्जाम्पल था, मोटे मोटे तौर के ऊपर समझाने के लिए हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या? दोनों को एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन पढ़ा रहा है। सेम वे इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए ये भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश बी स्लैश ए डैश, ये भी चलेगा। सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स इन अ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, if the probability of occurrence of event A doesn't change due to the occurrence of event B, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना, मतलब आपके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, लेकिन बताने के लिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि इस इवेंट को दूसरे इवेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये अभी तक थोड़ा बढ़िया जा रहा था, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं जहां पे आपको ये पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। ये पूरा का पूरा पिक्चर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बता गया है ना। देखो आखिरी में जब तक खत्म होगा ना तब तक आपको ये लोग बता के जाएंगे, मैं नहीं, ये टेक्स्ट बुक आपको बता के जाएगी कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय थ्रोइंग अगर 2 बार आप किसी डाइस को ऐसे उछालते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। मल्टीपल टाइम आप पढ़ चुके हो, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, ठीक है ना। नाउ पहला इवेंट क्या है? इवेंट एट द फर्स्ट थ्रो ऑफ अ बैलेंस्ड डाइस सोर्स 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको ऐसा बोल दिया कि जब आपने उसको उठाया ना, ए इवेंट क्या है, तब क्या गिरे पता है? ए इवेंट ऐसा है कि सामने आपको एक ही मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एक ही मिलना चाहिए, समझ रहे हो। अब वो एक मिले इतनी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इवेंट एक ऐसा है कि जहां पे पहले बार उछालो ना तो पहले बार टोटल 36 इवेंट है ना, तो पहले पे 1 गिर रहा है, दूसरे पे 1 है ना, पहले 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो पहले के ऊपर 1 आ जाए 36 में से आपके पास टोटल ऐसे 6 चांसेस है। दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मुझे ढूंढना है तो 6 डिवाइडेड यानी 1/6 मेरा आंसर आएगा। क्या आएगा? 1/6 आएगा। नाउ इवेंट बी दैट द सेकेंड थ्रो बैलेंस डाइट शोज एन इवन नंबर। यार ये तगड़ा वाला है, एकदम तगड़ा वाला है। जब दूसरी बार है ना, दूसरा, मैं वैसे यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा पीछे से लिखूंगा 2 1 2 2, ठीक है ना, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। वैसे इसको लिखना बनता नहीं है, बट हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ढंग से पढ़ना है, तो रिस्क क्यों लेना? सर टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। फोर है बेटा, फाइव 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। क्या बोला पता है आपको? ध्यान से देखो, इसको तो हमने 1/6 किया या 6/36 रखते चल जाता। आपका इवेंट भी आपने एग्जाम्पल नहीं है, प्रॉपर इल्यूस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट एक स्टोरी बताई गई है आपको। इवेंट ऐसा है, इवेंट एट द सेकेंड थ्रो ऑफ बैलेंस्ड डाई शोज एन इवन नंबर। जब आपने बैलेंस डाई को दूसरी बार उछाला तो वो एक इवन नंबर बता रहा है, तो ये जो है आपकी बैलेंस डाई है। इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, मैं जितनी भी बार राउंड कर रहा हूं ना, वो दूसरी वाली डाई इवन नंबर बता रहा है। इतना पता तो चल ही रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। टोटल गिन लो कितनी बार हुआ, टोटल 18 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 18 बार हुआ।
इवेंट बी ऐसा है दैट द सेकेंड थ्रो ऑफ बैलेंस डाइस शोस एन इवन नंबर। वो क्या दिखाएगा आपको? इवन नंबर, यानी आपका आएगा 18/36। बी आपको चाहिए सेकेंड डाइस शोस इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया कुल मिला के 18/36, यानी वो आया 1/3। ये सॉरी सर, मैथ्स तो बहुत पावरफुल हुआ करता था। अरे सवाल ही कहाँ, ये हमारा हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका आया 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया आपका 1/2। अगर हम आगे जाए, आपको बोला गया है कि वो इरेज फोकट का किया है ना, इवेंट दैट द फर्स्ट थ्रो ऑफ अ बैलेंस डाइस शोज नंबर 1 है ना, एंड द सेकेंड थ्रो शोज इवन नंबर। वो कितना था? पहली बारी था ऐसा, पहली बारी था सब 1, ठीक है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ए इंटरसेक्शन बी यानी रिपीटेशन को निकाल देने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी रिपीटेशन को निकाल देने का। तो यहां पे ये चीज रिपीट हो रही थी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 18 थे, 18 में से हमने यहां पे 3 लेके आए हैं, 1 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी, ये चीजें रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? ये चीजें रिपीट हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ये हमारा था 18/36, उसमें से 3 यहां पे लेके आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 6/36, ठीक है ना। तो ये 6 के 6 है, ये चीजें रिपीट हो रही है। यानी रिपीट क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था कि आपको पहली डाइस 1 दिखाए, पहली डाइस क्या दिखाए? 1 दिखाए, तो ये 6 बार दिखा दी। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था? शरत के साथ था, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप शरत के साथ बात करो, उसके बाद उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था कि इवन नंबर है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये सब स्टोरी में आता है, तो आपको दोनों का कॉमन निकाल देना है, जो आया 3/36, यानी 1/12 भी बोल सकते हो, लेकिन हमने उसको ऐसा ही रखा। अब देखो, अगर ऐसा बोला जाए, नाउ इफ द फर्स्ट थ्रो डाइस शोज द नंबर 1, अगर पहले वाला डाइस 1 दिखाए और दूसरे वाला डाइस अगर इवन नंबर दिखाए, यानी वो हो गया। कंडीशनल क्या था? ए के पहले के ऊपर 1 गिर जाए, ठीक है ना। यानी आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था? 6/36। ये गया, कुल मिला के आपका आंसर आया 3/6, यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, उसका आंसर आया 1/2। एट द सेम टाइम आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर भी 1/2 था। और हम क्या सीख चुके हैं पता है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, अगर ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। कैसी है? इंडिपेंडेंट। एक इवेंट को दूसरी इवेंट से कुछ लेन देन नहीं है। अभी पहले डाइस के ऊपर ए गिर गया, तो दूसरे डाइस के ऊपर क्या गिरेगा, उससे एक को क्या लेन देन? वो 1 गिर गया। अभी आप श्योर शॉट ऐसा बोल ही नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे गेम चलाते हैं, अभी 1 आया ना तो 5 ही आएगा, वो उनका लुकआउट है। वो जो ऐसे तुक्के मारते हैं ना, उनका लुकआउट है। बाकी पहली बार जब आपने उछाला तो 1 गिरा, दूसरी बार क्या गिरेगा उसको थोड़ी ना पता है, वो जैसे उछाला, इट्स मतलब इक्विप्रोबेबल इवेंट है। दैट इज वाई ये सब आपको इसलिए बताया गया, वो ऐसा बताना चाहते थे दैट इवेंट ए और इवेंट बी दोनों इक्विप्रोबेबल इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इक्विप्रोबेबल तो है ही है, ठीक है ना, वो मतलब कोई भी आ सकता है, उसके अंदर जितने भी चांसेस थे। इवेंट ए और बी के बोलने में मेरा थोड़ा हल्का सा ऊपर नीचे हो गया। इवेंट ए का जो भी चांसेस था, लेकिन इवेंट बी के अंदर इतनी सारी जो चीज़ें थे, नंबर्स थे 1 से 6, 1 से 6, वो इक्विप्रोबेबल है, कोई भी आ सकता है। ऐसा कुछ हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि यही आएगा वही आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ
ए अगर इक्वल है तो फिर वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, यही बताना चाहते थे हम, कब से यही बताना चाहते थे। फिर अगर एज फार एज फॉर्मूला इज कंसर्न, ठीक है ना, वो लास्ट ईयर भी हमें मोनिका ने बताया था सर अगर इस बुक में कुछ पढ़ने जैसा है ना तो ये पेज पढ़ने जैसा है ना, एकदम मस्त है। आज भी बता रही थी क्यों मस्त है बेटा, भाई क्योंकि मस्त है वो, यहां पे कुछ लफड़ा है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं लगाना है। पहले तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे है ना हम एक जमाने में, अब लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करना है, तो इससे बेहतर तो लाइफ में कुछ होना ही नहीं चाहिए, इससे बेहतर तो लाइफ में कुछ होना ही नहीं चाहिए। कैसे सर, देखो सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़े थे, पहले तो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पी बड़ा कर लेते हैं, इरेजी मारते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी बी चाहिए, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं लेके जा सकता? क्या मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं लेके जा सकता है ना, बचपन में सिखाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए। कोई डाउट है? नहीं है। इजी है कि नहीं है? इसीलिए वो मोनिका ऐसा बोलती थी कि यहां पे कुछ पढ़ने लायक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय अंडर द जो कंडीशन है उसको अंडर ही रखो ना भाई, बी। तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऊपर नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। ठीक, कोई डाउट नहीं है। क्या हम सही जा रहे हैं? ये सब मल्टीप्लीकेशन का कोई डाउट है? समझ पड़ रहा है? ठीक है, थोड़ा ऐसे फॉर्मेलिटीज भी खत्म कर देते, फॉर्मूला तो हो ही गई। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस यू, देन द रूल ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ में, occurrence of A and B is called the law of multiplication of probability. Event A getting head where a coin is tossed for the first time, पहली बार उछाला तो क्या हो गया, हेड मिला। B getting head where a coin is, अब ये थोड़ा लफड़ा हो गया, जब आपने पहली बार उछाला तब तो हेड मिला ही मिला, दूसरी बार उछाला तभी भी हेड चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर वो शर्तों की बातें करेंगे, ठीक है। If the coin is tossed 2 times, then the probability of getting head both the times, यानी आपकी शर्त थी कि पहली बार भी हेड गिरे दूसरी बार भी हेड गिरे, इसका सियापा क्या, तो दैट इवेंट ए अंडर इंटरसेक्शन बी कैन बी ऑब्टेन बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट द लॉ ऑफ ये रहा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया। कोई डाउट मत रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो थियरी पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी में आता है हमारे, ठीक है ना। और ये थोड़ा थियरी पढ़ा के मैं थोड़ा पानी पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में हम एग्जांपल करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस रूल आर एज फॉलोस। देखो इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है ना। देखो अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B. If A and B are independent events, then event A dash B dash are also independent. Hence, probability of A dash intersection B dash is equal to probability of A dash multiplied by probability of B dash. एकदम easy है, ये जो अंदर लिखा है ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? उन्हीं को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। फिर if the events A and B dash are also, ये याद रखना, आगे मतलब खतरनाक सम आने वाले, ऐसे इसको देख के चक्कर आ जाते हैं, है ना। इवेंट्स ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो फिर ए एंड बी डैश है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। कुछ नहीं करना है, इसको इधर पे रखना है, इसको इधर पे रखना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए डैश एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, हेंस probability of A dash intersection B is equal to probability of A dash multiply by probability of B। कुछ नहीं कर रहा है, इजी है ना सब,
ठीक है ना। ये रिप्लेसमेंट कभी कभी लोचा मार देता है ये लोग, कोई वांदा नहीं है। अब रिप्लेसमेंट ये भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, है ना। व्हाट डू वी मीन बाय रिप्लेसमेंट? अब ये बैग है, ठीक है ना, इसके अंदर 3 बॉल है, एक रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब जब पहली बार आपने बॉल निकाला तो समझो ब्लू निकला। क्या निकला? ब्लू निकला। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये बॉल को वापस रखो या तो इसको साइड पे रखो। अगर साइड पे रख दिया तो अब अंदर 2 ही बॉल है, तो जब भी अब दोनों में से एक बॉल निकालने जाओगे तो टोटल नंबर नीचे चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या अगर वापस रख रहे हो तो वापस सेम ही सिनारियो, नीचे 3 ही रहेगा, ठीक है ना। कोई डाउट है? नहीं है। सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट, है ना, गुजराती में पुरवणी साथे ने पुरवणी वगैरह એવું બધું લખેલું હશે, है ना, समझ लेना। Selection with replacement. If the selection of a unit from a population in any trial is done by replacing the unit selected in the previous trial back to the population, then that selection is called selection with replacement. हमने what do we mean by, जैसे कि ये 3 बॉल थे, ठीक है ना, ये रेड, ये ब्लू और ये ग्रीन। ये ब्लू को हमने बाहर निकाल दिया पहले, तो बाहर निकालने बाद वापस रख लिया, बाहर निकालने के बाद वापस रख दिया, तो विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या? ये जो बॉल आपने एक बार बाहर निकाल दिया ना, तो फिर उसको आपने अंदर नहीं रखा, उसी को हम क्या बोलेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट। सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द सिलेक्शन ऑफ अ यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन इन एनी ट्रायल इज डन बाय नॉट रिप्लेसिंग द यूनिट सिलेक्टेड इन अ प्रीवियस ट्रायल बैक टू द पॉपुलेशन, देन दैट सिलेक्शन इज कॉल्ड द सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां थोड़ा मिस्टेक है, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं वापस। रेडी? यप। A balanced dice is tossed twice. 2 बार कॉइन है, बैलेंस कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है। कितनी बार उछाला जा रहा है बेटा? कायदे से उसको 2 बार उछाला जा रहा है। द फर्स्ट टॉस ऑफ द कॉइन शोज हेड। जो पहला कॉइन है वो हेड दिखा रहा है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ द टॉसेस। मतलब ये फर्स्ट कॉइन है और दूसरे के ऊपर भी इफ द, देखो जैसे ही ये वर्ड आ गया, मैंने जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है आपको, मैंने शब्दों से अवगत किया है, वर्ड्स की मायाजाल को अवगत किया है। पहले तो आपने इसको 2 बार उठाया। हाउ कैन यू डिसाइड दैट दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। वहां पे पहला कॉइन अगर आपका हेड दिखा रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन बोथ द टॉसेस। दोनों सेकेंड टॉसिस में भी आपका हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो यहां पे अगर हम देखें सबसे पहले कि आपका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। जब आपका सैंपल स्पेस 2 कॉइन्स हो तो उसके ऊपर, दोनों के ऊपर हेड गिर सकते हैं, हेड टेल्स गिर सकते हैं, टेल्स हेड गिर सकता है, और क्या गिर सकता है? टेल्स गिर सकता है। और अगर आप ऐसा बोलो कि पहले टोस्ट के ऊपर इवेंट ए अगर आपका ऐसा है कि जो इवेंट ए को मैं ऐसा लूं, ए अगर ऐसा दिखाए कि उसके अंदर पहले टॉस के ऊपर आपको हेड दिखे जब आपने उठाया, तो वो आपका है सिर्फ हेड है ना, और हेड टेल। इतनी 2 ही प्रोबेबिलिटीज है। कितनी प्रोबेबिलिटीज है? 2 प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है ना। बढ़िया है ना। इसको अगर हमें आंसर लेना है तो हमारा यहां पे इस जगह पे जाके हमारा आंसर आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। तो पहले टॉस के ऊपर हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? m/n। तो n तो आपका क्या है? 4, और ऊपर क्या है? 2। पहली बार उठाया, हमने देखा ना, पहले टॉस के ऊपर हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 और 2। फिर तो पहले ही टॉस के ऊपर टी आ गया, तो आपका आंसर कुल मिला के आया 1/2, ठीक है ना। अब हम दूसरी की बात करें। किसकी बात करें? अगर आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि हेड इज सोवन, इवेंट बी आपका है, इवेंट बी क्या है आपका? हेड इज सोवन इन द बोथ द केसेस। बी क्या होना चाहिए? हेड इज सोवन इन बोथ द केसेस। ऐसा क्यों लिया हमने? ऐसा हमने इसीलिए लिया क्योंकि सवाल में ऐसा था
कि अगर पहला टॉस हेड दिखा देता है, पहला टॉस, तो इवेंट ए होना क्या चाहिए था कि दोनों के ऊपर पहले के अंदर हेड आ रहा है, तब जाके दूसरे के ऊपर भी हेड आ गया। तो ऐसे चांसेस के लिए सबसे पहले तो बी हमें ढूंढना पड़ेगा, जहां पे दूसरे बार जब आप सिक्का उछाल रहे हो वहां पे भी हेड आ रहा है। तो उसका चांसेस सिर्फ एक ही है, बी इज इक्वल टू एच एच, है ना, दूसरा कोई चांस है नहीं। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल m अपॉन n, और आपको पता है ना n तो आपका क्या है, 4 है, 1/4। आप समझ रहे हो। अगर अब मुझे आप यहां पे a प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना है। आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, एक ही है ना, तो जो कॉमन है वो आपका क्या होता है, तो m/n, तो आपका आंसर आना चाहिए 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, 1/4, क्योंकि जो हेड हेड है वो दोनों में कॉमन है। आप थियोरेटिकल जा सकते हो, हम थियोरेटिकल भी पढ़ा लेंगे आपको, जो आपका यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपका कंडीशन था दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका इवेंट बी था, क्या, कहां पे ले हम, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं पेन का कलर, ठीक है, पेन का कलर ब्लैक ही रखते हैं। आपकी शर्त ऐसी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए अंडर द कंडीशन ए, अंडर द कंडीशन ए है तो प्रोबेबिलिटी ए को नीचे डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऊपर डाल दो। आपकी शर्त ए थी कि दूसरे टॉस के ऊपर भी हेड आ जाए, अंडर द कंडीशन के पहले टॉस के ऊपर भी हेड ही हो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका था 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था आपका 1/2, उसको नीचे रखो, आपको 1/4 रखना है तो 1/4 रख दो, कोई वांधा नहीं है, इसको रख दो, क्योंकि आपको 2/4 रख दो, क्योंकि अगर वो रखोगे तो वापस 6 उड़ा के आना ही पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी था आपका 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ए था 2/4, 4 गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, उसका आंसर है 1/2। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, क्योंकि आपका वैसे उसका आंसर आपको देना भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं बता दूं फिर भी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, दैट इज वाई ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है भी नहीं। मैं आपको फिर से ये बता दूं हमने ये कैसे किया, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के चांसेस है ये, सॉरी सम है। A balanced coin is tossed twice. If the first toss of the coin shows head, then find the probability of getting head in both the tosses. The sample space of the random experiment of tossing a balanced coin twice is ये रहा, वो हमने बताया था। तो n हमेशा कैसा रहेगा, total number of outcomes in this particular sample space, n is equal to 4 रहेगा। अगर a क्या हो जाए कि पहले टॉस के ऊपर, if a denotes the event of getting head in the first toss of the coin and b denotes the event that the both tosses result in head, when we get have probability of b under the condition of a, probability of b under the condition a। इवेंट ए आपने क्या लिया, फर्स्ट टॉस shows हेड हेड एच एच और एच टी, hence the number of favorable outcomes is 2, यानी आपका आंसर आएगा 2/4, ऑलरेडी हम करके बैठे। इवेंट बी हेड इज सोन इन बोथ द टॉसेस, तो वो क्या रहा, एक ही चांसेस है कि दोनों टॉस के ऊपर एच आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आई। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस एंड गेटिंग हेड इन द बोथ द टॉसेस ऑफ द कॉइन, दैट इज B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका एच एच, हैंस द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स A अंडर इंटरसेक्शन B M1, तो आपका 1/4 आ गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर द कंडीशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर द कंडीशन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, ये आंसर आया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देन हम आते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट और थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन 28 बच्चों को समझने में ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। एक मिनट बच्चों, नो इश्यूज।
ठीक है, अ फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर टू प्रिपेयर 50,000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है, वेरी गुड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग दिस वर्क, द probability of completing this particular work in a given time, टाइम के अंदर वर्क को कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी है 0.75। और अगर इस इवेंट को मैं ए ले लूं, अगर आपका विद इन टाइम अगर आपका काम खत्म हो रहा है, उसको ही मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.75 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.75 तब है जब मेरा काम वक्त पे खत्म हो जाए। मैं आगे बढ़ता हूं। एंड द प्रोबेबिलिटी है दैट द वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, है ना। नाउ वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, वो आपका जा रहा है 0.8। ये आपका, अगर मैं इस इवेंट को बी ले लूं कि वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक विल बी इवेंट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जहां पे वर्कर स्ट्राइक्स नहीं कर रहे उसकी प्रोबेबिलिटी जा रही है हमारी 0.8। मेरा 8 थोड़ा यूनिक सा हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 0.8। यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी ए है वो प्रोबेबिलिटी है कि कुल मिला के टाइम पीरियड में आपका काम खत्म हो जाए है, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.75। एंड देन प्रोबेबिलिटी बी वो आ रही है, उसका मतलब है कि वर्कर्स लोग जो है वो स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं करेंगे। पहले तो ये चीज हो गई। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट, वापस कोई प्रोबेबिलिटी आई, दैट दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड द वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक। मतलब आपको नहीं लगता ये दोनों प्रोबेबिलिटी का मतलब एक साथ में बात कर रहे हैं, साथ में काम बात कर रहे हैं? मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, जो कि कुल मिला के आपका है 0.7। ये इतना हो गया। अब ये एक है, ये एक दो है। यहां पे देखो, यहां पे ये लोग ये बोलना चाहते हैं कि वर्क विल बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल, वर्क विल बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल अंडर द कंडीशन क्या है, द वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक। मतलब आपकी कंडीशन क्या है? ए कंडीशन है कि बी कंडीशन है? आपकी कंडीशन बी है। यानी पहले में आपको ढूंढना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी। मतलब के वर्क पूरा हो जाएगा एज पर शेड्यूल, पर कंडीशन क्या है? अंडर द कंडीशंस दैट द वर्कर्स और वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक। हमने क्या लिया था? बी लिया था। दैट इज व्हाट वी कैन कॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको ऊपर रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि वो नीचे है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था आपका? 0.8। समझ रहे हो? हम कैलकुलेटर देवता की मदद ले लेते हैं। 0.7 डिवाइडेड बाय 8 क्या आएगा? आपको क्या लगता है? 0.7 डिवाइडेड बाय 0.8 है ना। ऐसे भी ला सकते हो, 0.875 भी आप रख सकते हो, या तो डायरेक्ट, क्योंकि वो को प्राइम है, आपको 7 डिवाइडेड बाई 8 रख सकते हो। क्या रख सकते हो? क्योंकि देखो 7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 क्योंकि हमने डिजिट्स निकाल दिए, तो आपका प्रोबेबली आंसर आया। और आपको अगर इस वे में आंसर नहीं रखना है, कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर रखना है, तो वो आंसर भी आप रख सकते हो। ठीक है। नाउ देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्कर्स डू नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक। मतलब आप बी की बात कर रहे हो कि वो लोग स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन अ गिवन पीरियड नोइंग दैट द वर्क इज कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल। मतलब क्या? उनको ये जानना, उनको पता है कि आप उनको काम खत्म करना है एज पर शेड्यूल। मतलब शर्त क्या है? ए।
probability of B under the condition A. In that case probability of A intersection B divided by probability of A. आपका probability of A intersection B क्या था 0.7 और probability of A क्या था 0.75. यहां पे भी आप कैसे आंसर दोगे? पहले तो आप क्या करोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 10. ये गया यानी आपका आया 70 डिवाइडेड बाई 75 यानी आपका आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाई 15. मेरे हिसाब से सही है 14 डिवाइडेड बाई 15. तो आपने इस सम को कैसे किया? क्या मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं? यस वी कैन. समझ रहे हो? मैंने मेरे तरफ से कर दिया. अब बुक वाला सम जो वैसे लाइन टू लाइन है उसको हम देख लेते हैं. ठीक है ना? नो इश्यूज. ए फैक्ट्री सेकेंड fine. A factory has received an order to prepare 50,000 units of an item in a certain time period. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. The probability of completing this work in a given time. इसको हमने क्या ले लिया था? अगर कोई काम टाइम के अंदर खत्म होता है तो उसको हमने probability of A ले लिया था. And the probability that the workers will not declare strike during that time, उसको हमने probability of B ले लिया था कि strike declare ना करे. The probability that this work will be completed during the given time period and the workers स्ट्राइक भी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो तो साथ में हो गया. उसको हमने क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी बोला. उसके बाद में तो क्या था? आपका काम आसान था क्योंकि आपको पता चल गया दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल. इफ वी डिनोट इवेंट ए दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल एंड इवेंट बी दैट द वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक. ये सब हमने किया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये सब भी हमने किया था. इवेंट दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम पीरियड अंडर द कंडीशन दैट द वर्कर्स विल नॉट डिक्लेयर स्ट्राइक, उसको हम बोलते हैं ए अंडर द कंडीशन बी. Probability of A under the condition B from the definition of condition probability. Probability of A under the condition B, that is probability of A intersection B divided by probability of B. आपका आंसर आया था 7.8. कैसे आया था? मैंने आपको बताया. If it is given that the work is completed as per schedule, then the event that the workers do not declare strike B under the condition A, probability of B under the condition A from the definition of conditional probability, that is probability of B under the condition A, probability of A intersection B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये नंबर्स कैसे आए वो मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है ना? रटलामी से हो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. ठीक है ना? अरे यार सॉरी क्या करूं, भूख लगी है. पानी भी लाओ ना. यप ये वापस ये इजी सम है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बंदे को. देखो क्या क्या कर सकते हैं. क्वेश्चन अगर देख के मेरे और आपके दिमाग में उसका पिक्चर क्रिएट नहीं होता है ना, कैसे हम करेंगे, माइंड मैप जरूरी है, तो फिर हम उसको कभी नहीं कर पाएंगे. हम देखते हैं पहले तो हमारे पास क्या क्या चीजें है. ए डैश दिया गया है. अगर ए डैश दिया गया है तो मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है. वेरी गुड. वाओ, जो ढूंढते थे वही दिया गया है. अगेन जो ढूंढते थे वही दिया गया है. मतलब जिसकी मदद से ढूंढते थे वो मिसिंग है तो समहाउ हम ढूंढ लेंगे. फॉर टू इवेंट्स आपको ये नहीं पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, आपको ये नहीं पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. और भाई साहब इसको आपको ऐसा नहीं बोला गया है कि इसको ढूंढो, लीगली नहीं बोला गया है, लेकिन आपकी मजबूरी में आ जाएगा, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना. फिर आपको ये लीगली बोला गया है कि इसको ढूंढो. लीगल क्वेश्चन में है. कैसा है? लीगल क्वेश्चन. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लीगल क्वेश्चन. तो हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं? कुछ भी करो ना करो, ये दो ढूंढने से पहले हम आपको बता दें, आपको ढूंढना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, उसकी फॉर्मूला आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये एक बात हो गई. देन
आपका ये जो दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी, उसका फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ समहाउ बी। आप समझ रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला डाली है, आप जब से मेरे से अप्रोक्सीमेटली पिछले 48 घंटों से हमने वीडियो की वर्जार लगा दी है, रेनिंग वीडियोस ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, तो उसको देख के आपको मेरी स्टाइल अभी तक इतना तो पता चल गया होगा। कोई भी पर्टिकुलर सम में मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टाइल से आता हूँ और फॉर्मूला से मुझे हद से ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये सब फॉर्मूला लगाई है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये ढूंढ सकता हूँ, मतलब सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है प्रोबेबिलिटी को ए को ढूंढना। क्या ढूंढना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मेरा ठीक है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोलूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेज, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है 7/25, 25 ऊपर चला जाएगा, 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 25 यानी 18 डिवाइडेड बाई 25। थोड़ा ढंग से लगा देता हूँ, 18 डिवाइडेड बाई 25, ये मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या आया मेरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया 18 डिवाइडेड बाई 25। मुझे पता है ये सब सम आसान है, लेकिन ये सम को आसान बनाया हमारे फॉर्मूलाज ने, और जिसको ये फॉर्मूलाज नहीं आना है उसके लिए सम मतलब आसान का भी मतलब समझ लो, आसान वर्ड यूज़ करना उसके लिए भी मतलब टफ है। ये सम आसान भी है, ये सम टफ भी है। इस सम को मैं 5 स्टार देता हूँ। कितना? एग्जाम वाला सम है ऐसा समझ लो, मेरे वाला IMP लगा लो इसको। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने ढूंढा ना वो हमसे मांगे ही नहीं गया था, लेकिन अब हमें जो 2 चीज़ मांगी गई है, क्या उसमें से हम एक चीज़ ढूंढ सकते हैं? आपको मांगा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढना है, अगर मुझे ई फैक्टर ढूंढना है तो ए स्लैश बी वो मुझे पता है, आई हैव इट। यहां पे मैं लिख देता हूं 1/2, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, लेकिन क्या मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है? नहीं है। तो ये इसको तो अभी साइड पे ही रहने दो। कहां पे रहने दो? साइड पे रहने दो, ठीक है। अब यहां पे मैं नजर लगाता हूं, मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए, वो हो गया यहां पे 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है मेरे पास? हाँ, कायदे से है, ठीक है ना। वैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला, लेकिन मैं इस फॉर्मूला से गया 18 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना। या तो फिर आप चाहो है तो उस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हालांकि मैं बता दूं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आगे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कोई, आंसर तो आना ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन आपका है 5/12। आपका क्या है? 5/12। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं 5/12। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने अभी ढूंढा 18 डिवाइडेड बाय 25। यस, 5 5 2 एंड 3, कुल मिला के ये आपका आंसर आ रहा है 3/10। ये आपका आंसर क्या आ रहा है? 3/10। यस, 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका आंसर आपका आया 3/10, ठीक है। अब जिसको हमने साइड पे छोड़ा था, क्या उसको हम ढूंढ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, जो हमें ढूंढने को ही नहीं बोला गया था, उसको भी हमने ढूंढ लिया। वो डापण हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था, और ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 3/10। क्या अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढने के लायक है? मेरे हिसाब से शायद हम लायक है। और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसको यहीं पे रखूं कि उसको नीचे लेके आऊं? हम फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। आपको जो चाहिए ना उसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो अपने हिसाब से आंसर लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी अंडर द कंडीशन ऑफ
बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप फाइंड कर रहे हो, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है, दैट इज व्हाट वी कैन कॉल 1/2। ये गया, ये गया, कैसे गया सर? 5 आया ना कि नहीं आया? 5 आया, 2 मतलब ऐसे कटा, जो ऐसे होता है ना, 2 5 तो आपका फाइनल आंसर आएगा 3/5, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं हो, ये जो स्टाइल मैंने बताई, ठीक है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टाइल बता देते हैं। क्या बता देते हैं आपको? एक एक्स्ट्रा स्टाइल बताते हैं। रेडी हो एक्स्ट्रा स्टाइल के लिए? देखो, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स का रूल, ये जो 3/10 है और ये 1/2 है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। 3 × 2 एंड 10 × 1, एकदम बेसिक लेवल पे जाके समझाया। 10 ये हो गया, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 3/5। तो फाइनल आंसर आपका आया 3/5। वो तो ऐसे भी आएगा डायरेक्टली, लेकिन ये हम जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे उस हिसाब से ये कटिंग होता है और ये वो जो बच्चों को सिखाते हैं उस हिसाब से कटिंग होता है, ठीक है, इट्स ओके। मेरे हिसाब से ये जो इजी वाला सम था कुछ बच्चों के लिए, वो भी हमने अच्छे से किया, और कुछ ऊपर नीचे है तो आप फिर से इसको कर सकते हो। हाँ, हमें जो चीज़ें चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, उसमें सबसे पहले ये देखो आपको चीज़ चाहिए क्या। अब वो चीज़ ढूंढने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? क्या इस फॉर्मूला से आप ढूंढ सकते हो? तो हमने देखा चीज़ें अपने आप को सिंपल करती गई और हमने उस चीज़ों को हद से ज़्यादा सिंपल कर लिया और हमने चीज़ों को ढूंढ लिया। हम आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 30 के ऊपर। देखो, ये वन ऑफ द यूनिक सम है, इलिस्ट्रेशन नंबर 30 है। मेरे को मजबूरी है कि मुझे ये क्रिएटिव वर्ड भी साथ में चाहिए, ये वर्ड भी साथ में चाहिए, तो आई हैव चेंज अ बिट एंड आई एम बैक विथ यू। अ मेडिसिन इज टेस्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स। एक जो दवाई थी उनको ग्रुप ऑफ रैबिट्स के ऊपर टेस्ट किया गया, ठीक है ना, अच्छी बात है। एंड माइस टू नो इट्स इफेक्ट, एकदम सिंपल लाइन है, इससे हमें हाल फिलहाल कुछ लेन देन नहीं है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 7 रैबिट्स सो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। बढ़िया बात है। जो 7 रैबिट्स थे 7 रैबिट्स, हाउ मेनी? 7 रैबिट्स टोटल 7 रैबिट्स थे, वो मेडिसिन की असर दिखा रहे हैं, क्या बात है। एंड आउट ऑफ हाउ मच? टोटल 10 रैबिट्स थे। चीजों को एकदम इजी कर दूंगा मैं, ठीक है ना। 7 रैबिट्स टोटल 10 में से मेडिसिन की इफेक्ट्स दिखा रहे हैं, बढ़िया है। हु वेर गिवन मेडिसिन, नाउ माइस भी है हमारे पास। उसमें से 5 जो माइस है वो दवाई की वो छोटे अक्षर है ना आपको इस पर्टिकुलर सम में, तो आप बुक को ओपन करके रखे। 9 माइस में से 5 माइस मेडिसिन की असर दिखा रहे हैं, क्या बात है, तगड़ी बात है। कैसी बात है? तगड़ी बात है। Who were given medicine? One animal is selected at random from each group. दोनों ग्रुप में से एक एनिमल को रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। नाउ आपको आंसर दे रहा है दैट बोथ द सिलेक्टेड एनिमल्स शो द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। क्या अगर आपको बताया जाए दोनों एनिमल्स अगर मतलब ए यूनियन बी से आपका काम हो जाएगा ना, उसमें ऐसा होता था, मतलब सब कुछ होना चाहिए, या तो ये या तो वो, लेकिन बोथ द सिलेक्टेड एनिमल्स सो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं या वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं? सर डायरेक्शन टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बोथ द एनिमल, मतलब आपको चाहिए कुल मिला के ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी जब ऐसे सम हो, ठीक है ना, आपको पता है अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता हो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता हो, तब आपको क्या करना है, और ये सम आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले और हाल फिलहाल हमें इस चीज से बिल्कुल भी कुछ भी लेन देन नहीं है ना, क्योंकि वो 10 थे, 7 रैबिट है, 3 नहीं इफेक्टेड है।
5 माइस है, 4 इफेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर चार्ट से कुछ लेन देन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हुआ करने के लिए ये बनाया गया है। कोई डाउट है? नहीं है। और फिर ऐसा बोलूं कि कंफ्यूज हुआ करने के लिए नहीं भी बनाया गया है, और ये ऐसा बोलूं कि ये ए डैश है आपका, अगर ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अगर ये आपको 7/10 दे रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है, ये 3/10 दे रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, अगर ये आपको 5/9 दे रहा है तो आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश है, ये आपको 4/9 दे रहा है। अगर मैं बोलूँ तो सही हूँ, ये हमें बाद में काम लगने वाला है इसी पर्टिकुलर सम में। कहाँ पे? इसी पर्टिकुलर सम में, ठीक है ना। बट हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करके काम करेंगे। आपको पता चला क्वेश्चन, मैं फिर से आपको मेरा क्वेश्चन समझा दूं, मेरा नहीं, गुजरात बोर्ड की स्टैटिस्टिक्स की बुक का है। एक मेडिसिन थी, वो ग्रुप ऑफ रैबिट्स और माइस के ऊपर उसकी इफेक्ट जानने के लिए, दवाई की इफेक्ट जानने के लिए यूज की गई। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 7 रैबिट, टोटल 10 रैबिट थे इन अ ग्रुप ऑफ 10 रैबिट्स, 7 रैबिट्स को असर हो गई, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी कितनी मेडिसिन इफेक्ट होने की, तो क्या हम बोल सकते हैं 7/10? हाँ बोल सकते हैं। कितने रैबिट्स इफेक्ट हुए? 7/10 who were given medicine and 5 mice saw the effect of medicine in a group of 9 mice who were given the medicine। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि कितने probability of mice who have been affected by the medicine, तो क्या हम वहाँ पे 5/9 लिख सकते हैं? हाँ, इज्जत से लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद में आपने 1 एनिमल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, सिलेक्शन किया है आपने रैंडमली फ्रॉम हिज ग्रुप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सिलेक्टेड एनिमल्स शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। मतलब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले वाला क्वेश्चन हमारा आसान है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है, हम पहले का आंसर ले लेते हैं। नाउ आपको सबसे पहले क्या करना है, आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। आपको क्या करना है, आपका जो इवेंट है ना, इवेंट ए है, इवेंट ए होना चाहिए दैट रैबिट, इवेंट ए है कि जो रैबिट है इट शोज द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ये आपका हो गया। इवेंट बी क्या हो गया? इवेंट बी ऐसा हो गया दैट माइस शोज द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ये आपका दूसरा वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। फिर इवेंट दैट, जो आपका क्वेश्चन है ना, इवेंट दैट both the animals show the effect of medicine। अब ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या, इनको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो जो रैबिट है जो दवाई की असर के अंडर में आते हैं, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स कितने थे? आपको पहले ढूंढना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m/n। टोटल रैबिट्स कितने थे? 10। और कितने को असर हुई दवाई की? तो 7/10, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था कि कितने माइस को दवाई की असर हुई, तो अगेन m/n। माइस कितने थे? 9 थे। उसमें से दवाई की असर कितनों को हुई? 5 को हुई, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है 5 थे। ये आपका हो गया। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब भी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में हमने ये सब फॉर्मूलाज पढ़े हैं। 7/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ठीक है ना, 2, यानी आपका ऑल एंड ऑल आपका आंसर आ रहा है 7/18। ये जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है उसका आंसर आ रहा है 7/18। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इल्यूस्ट्रेशन 30 के अंदर पहला नंबर का क्वेश्चन, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आया आपका 7/18। यहां पे हमें कोई क्वेश्चन था ही नहीं, हद से ज्यादा इजी था सब कुछ। सियापा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2 में। कहां पे होता है? क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर यहां पे आपको कुछ लिखना बाकी है, वैसे आपके एग्जाम्पल जो है, ठीक है ना, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, हद से ज्यादा लिखा हुआ है। फिर भी अगर इफ एट ऑल आपकी स्क्रीनशॉट लेने की इच्छा है देन यू कैन टेक, और एल्स आई कैन डिलीट दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है ना। क्या हम आगे बढ़े, है ना? मैं इरेज कर रहा हूं। मुझे चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ हाउ विल वी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर
आंसर। देखो चिल करेंगे, हम हमारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम समझ गए, ऐसा एक क्वेश्चन हम जमाने में बचपन में कर चुके, लेकिन इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। एडिशन के रूल से किया था, यहां पे मल्टीप्लीकेशन के रूल पे है। वन ऑफ द टू सिलेक्टेड एनिमल शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। दोनों में से एक एनिमल मेडिसिन की इफेक्ट दर्शाएगा एंड द अदर एनिमल डजंट, यानी एक दिखाएगा और नहीं दिखाएगा, बराबर है। अब समझो यहां पे दो कंडीशन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। रैबिट दिखाएगा, रैबिट क्या करेगा, असर दिखाएगा। अगर इंग्लिश में ही लिखते हैं, रैबिट शोज इफेक्ट, लेकिन उस टाइम पे जब रैबिट इफेक्ट दिखाएगा ना, उस टाइम पे कौन नहीं दिखाएगा पता है आपको, माइस विल नॉट शो द इफेक्ट। जब रैबिट दिखाएगा तब माइस इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। और जो रैबिट अगर दिखाएगा तो वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था। और माइस अगर नहीं दिखाएगा, क्या मैं उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बोल दूं? हाँ मैं बोल सकता हूं। और जहां पे रैबिट दिखाएगा और माइस नहीं दिखाएगा, उसका मतलब क्या, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या मैं सही हूं? और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, और इसी के अंदर ये अगर ए सेक्शन हो गया, इसमें दूसरा भी हो सकता है दैट रैबिट असर नहीं दिखाएगा मेडिसिन की, रैबिट असर नहीं दिखाएगा लेकिन माइस दिखा जाएगा असर मेडिसिन की। इन दैट केस यहां पे अगर ऐसा नहीं हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमें चाहिए, और यहां पे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए आपको। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, ये भी दिखाएगा, मतलब ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा, उसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी चाहिए। आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं, आपको ऐसा चाहिए, है ना। और इसके मतलब, इसकी फॉर्मूलाज के ऊपर हम पहले बाद में आते हैं, ठीक है ना, कि इसका मतलब ये जो है उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये एक बात हो गई। और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। ये सब बातों के ऊपर हम आते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है, आप समझ रहे हो। और बात, ठीक है ना, और बात, क्या आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है? तो ठीक है, हम सब पहले चीज़ों को समझ लेते, फिर वो जो चीज़ों को समझे उसको दूसरी बार समझेंगे, फिर आपको मैं फाइनल वाला सम भी आपका करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश पता है? नहीं पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है? हाँ पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, 7/10, 10 1 ज़ा 10, वैसे वहाँ पे हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या है, क्या वो आ रहा है 10 1 ज़ा 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आया 3/10, ठीक है ना। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आपको पता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था, 5/9, 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 5, यानी आपका आंसर आएगा 4/9। ये तो हमने पहले ही उधर पे ढूंढ के रखा था, हमने बोला था ये चीज़ क्वेश्चन में ही है ना। ऐसा बोल देना कि वो क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था, ये तो हमने इतना ढूंढा, ठीक है ना। अब देखो इसको, इन चीज़ों को मैंने इरेज कर दिया। अब मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए ना, मैं वो सम करने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ ट्राई टू गेट दैट। अगर नहीं होगा ना तो हम किसी और जगह भी ढूंढ लेंगे। एक्चुअली हमें क्या चाहिए पता है, आपको एक ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जहाँ पे ऐसा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हो यूनियन। क्या तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, या तो ये भी चाहिए या तो वो भी चाहिए। सर बहुत कुछ है यहाँ पे, हाँ हद से ज़्यादा बहुत कुछ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, देखो यूनियन मतलब बीच में प्लस आएगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या, सब हम चेंज कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं आपको फिर से सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन नहीं पालने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपका बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या था आपका 4/9, ठीक है ना। इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं।
फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या था 3/10 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था 5/9। ठीक है, ये गया यहाँ पे 3 आ गया, ये गया यहाँ पे 2 आ गया, यानी वो 1/6 हुआ। क्या हुआ, हम आते हैं प्लस की साइड 1/6। हाँ, यहाँ पे कुछ उड़ नहीं रहा है, वैसे हम चाहे तो उड़ा सकते हैं 2/5 यानी 14/45। ठीक है ना। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम, ठीक है ना। इसका एलसीएम आ रहा है मेरे हिसाब से 90 आ रहा है ना, 90। तो 90 यहाँ पे करने के लिए 45 नहीं आएगा, 90 नीचे करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 28, और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई। सो ऑल इन ऑल टोटल आपका आंसर आया 43/90। आपका आंसर क्या आ रहा है 43/90। ये वाला पोर्शन में आपको हमारे आंसर आ गए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, 1 सेकंड, कोई बाहर आवाज कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहला वाला पोर्शन हद से ज्यादा इजी था। सेकंड वाले पोर्शन में आपको क्या बोला गया था, दैट वन ऑफ द 2 सिलेक्टेड एनिमल्स शो द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। 2 में से एक असर दर्शाएगा, और जब एक असर दर्शाएगा ना तब दूसरा असर नहीं दर्शाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, ठीक है ना, मैं पेन देख लेता हूं, विच वन इट इज, ब्लू ले लेता हूं। मतलब कि पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पे रैबिट असर दिखाए और माइस असर ना दिखाए। अगर रैबिट असर दिखा रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी ए है, और अगर माइस असर नहीं दिखा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश है। आप समझ रहे हो ना। और देखो, अगर ऐसी बात है ना तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि ये दिखाए ना तो इसको नहीं दिखाना है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब बीच में और आ गया, या तो ऐसा भी हो, देखो ये साथ में है, ये कैसा है साथ में। जब कोई चीज साथ में हो तो हमें इंटरसेक्शन यूज करना है। क्या यूज करना है, इंटरसेक्शन। मतलब कि अगर रैबिट दिखा रहा है तो उस टाइम पे माइस दिखा ही नहीं सकता इफेक्ट। आप समझ रहे हो। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ में मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये एक बात हो गई। फिर और क्यों, और इसलिए हम लेके आए, और है तब याद रखना यूनियन होता है, यूनियन होता है, यूनियन होता है। ठीक है ना। अब और क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है रैबिट असर ना दिखाए, और रैबिट असर ना दिखाए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, पर माइस असर दिखा जाए उसका मतलब प्रोबेबिलिटी बी हो गया। अब ये भी एक साथ में हो सकता है, क्योंकि अगर ये असर नहीं दिखा रहा है तो इसको असर उस टाइम पे दिखानी पड़ेगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब यहां पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहां पे यूनियन तो हो गई, एक नई प्रोबेबिलिटी है जहां पे ये सब सियाप्पा करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। यूनियन क्यों, क्या कि ये या तो और है, जब और बीच में हो तब हम यूनियन यूज करते हैं। मेरे लेक्चर ढंग से पढ़ा करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, सबसे बेस्ट वे में, इसको बेस्ट पॉसिबल वे में समझाया है। ये मैं नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा दिया। हमें ए डैश और बी डैश चाहिए, इसलिए मैंने इसको ढूंढा है। क्यों चाहिए, बिकॉज यहां पर चाहिए भाई, ज्यादा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का मतलब मल्टीप्लिकेशन में होता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ आपके पास कैलकुलेटर भी है, ये चीजें इतनी समझाना बनता नहीं है। हमारा आंसर आ रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी है सेकंड नंबर की, उसका आंसर आ रहा है 43 डिवाइडेड बाय 90। This is what we can call Sigma Institute of Excellence, one of the greatest institute of all time. Thanks for joining us and seeing us. Next part will be soon.